अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज संसद में फिर नीट के मामले को एक बार पक्ष और विपक्ष के बीच में वाक युद्ध चल रहा है, जहां एक और सरकार यह मांग कर रही है कि सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मांग को लेकर के अड़ा हुआ है कि सबसे पहले नीट के मामले को लेकर के संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरफ सरकार की मंशा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस चर्चा के लिए ये सदन इस बार बुलाया गया है, उसमें ही नीट के मामले को भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार नीट के मामले पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सबसे पहले नीट के मामले को चर्चा को लेकर के अड़ा हुआ है। तो आज फिर एक बार देश की उस संसद में जनता का जिस पर विश्वास है और जिस पे देश के 140 करोड़ लोगों ने अभी लोकसभा में वोट देकर के अपनी आस्था व्यक्त की है, आज फिर वहां पर एक हंगामे की स्थिति लगातार 2 दिनों से बनी हुई है। जनता चाहती है कि उन्होंने जो वोट जिस सरकार के लिए दिया है, जिस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने वोट दिया है, वहां पर संसद में एक खुली चर्चा होनी चाहिए जनता की समस्याओं को लेकर के। और जनता ने अब की बार बता दिया है कि इस बार जहां सरकार है वहीं साथ साथ में विपक्ष भी मजबूत है। तो आइए, आज संसद में एक बार फिर जबरदस्त तनाव और बहस का नज़ारा चल रहा है और एक बार फिर इस बार जो है एक आपको संसद में आपस में एक दूसरे के बीच विरोध का स्वर दिखलाई पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर के जहां पक्ष और विपक्ष में आपस में तनातनी रही, वहीं अब लोकसभा के उपाध्यक्ष को लेकर के, डिप्टी स्पीकर को लेकर के एक बार फिर जो है वो आपस में सहमति बनती नहीं दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम पर अपनी सहमति व्यक्त की है और 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा रहा था। तो अब की बार ये आशा की जाती है कि दोनों के बीच में एक संवाद बन जाएगा और इस संवाद से डिप्टी स्पीकर का पद अब की बार लोकतंत्र में फिर एक बार भरा हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो देश की सबसे प्रमुख सेना है, उसमें 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कल कार्यभार ग्रहण किया है और उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल में आपस में सहपाठी भी रह चुके हैं और सेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2 सहपाठी एक साथ थल और नौसेना का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी एक निपुण सैन्य अधिकारी के रूप में भी माने जाते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की। तो राज्य सरकार ने वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने कल दुर्गा शंकर मिश्र, जो पूर्ववर्ती मुख्य सचिव से, उनसे कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है और वह प्रदेश के 55वें मुख्य सचिव होंगे। नियुक्त एवं कार्मिक विभाग ने मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने का पत्र जारी कर दिया है। तो अब नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उनका सबसे पहले प्राथमिक कार्य है कि पेपर लीक के मामले को लेकर के नया कानून बनाया जाए और जिससे कि इस पर रोक लगे। तो अब आज एक आपको बता दें, आज के दिन से नए कानून लागू हो गए हैं देश में और ये 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अपराध पर नकेल कसने के लिए जो 3 नए कानून, आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं और नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर सख्ती और कठोर सजा का प्रावधान भी है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी कर दी है, उसके लिए 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये लागू किए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं इनमें क्या बदलाव हुए हैं और कैसे बदलाव हुए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता ये क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता BNS 163 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता, यानी ये IPC की जगह अब ले रहा है भारतीय न्याय संहिता, और इसमें 511 की जगह अब 358 खंड होंगे
और इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है और वो भी इसी तरीके से लागू किया गया है। ये दूसरा कानून है। तीसरा नया कानून जो लागू किया गया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो BNSS दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह लेगा। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ा दी गई है। अपराध से जो अर्जित आय को जब्त किया जा सकता है, कुर्की करने की इसमें प्रक्रिया भी शामिल की गई है। तो 3 से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच होगी। गंभीर अपराधों की जांच DSP यानी कि उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से होगी। तो इसमें क्या नए हैं, आज जो नए कानून लागू हो गए हैं उनमें खास बातें क्या हैं? नाबालिग से दुष्कर्म पर अब सजा का प्रावधान है और दुष्कर्म को पॉक्सो के साथ साथ सुसंगत किया गया है। आजीवन कारावास या मृत्युदंड का इसमें प्रावधान दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास प्रावधान दिया गया है। अब की बात, जो ये नए कानून आज से लागू हुए हैं इनमें महिला अपराधों को लेकर के जो है काफी गंभीरता दिखलाई गई है। जैसे यौन उत्पीड़न के मामले में मेडिकल जांच रिपोर्ट जो है वो उस कब मिलेगी, इस पर लोग इंतजार किया करते थे। तो अब 7 दिन में पुलिस अधिकारी को 7 दिन के भीतर इसे मुहैया कराना होगा। और नए कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो उसे किसी भी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा या उपचार की सुविधा भी मिलेगी महिला को। और कुछ खास तरीके के अपराधों में जो पीड़ित महिला है उसकी बात, उसका स्टेटमेंट, उसके बयान दर्ज करने के लिए एक महिला मजिस्ट्रेट ही होगी। पुरुष मजिस्ट्रेट के सामने महिला जो शिकायत करता है उसका बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। तो महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति अगर होगी तभी पुरुष मजिस्ट्रेट जो है वो बयान दर्ज, लेकिन इस दौरान एक महिला की उपस्थिति अनिवार्य। तो हिट एंड रन केस में जैसे कितनी सजा होगी, रोड एक्सीडेंट का मामला है, करके लोग भाग जाते हैं और भागने वालों को अब 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम भी हो सकती है। यानी कि अब मानवीय दृष्टिकोण अगर किसी ने एक्सीडेंट के बाद अपनाया तो कानून भी उसको कुछ राहत देगा। आइए बात करते हैं आतंकवाद को लेकर नए कानूनों की। तो BNS में आतंकवाद पर सख्ती की गई है और देश की एकता को क्षति पहुंचाने पर अब मृत्युदंड, आजीवन कारावास का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और पहले लोग पैरोल पा जाते थे, यानी कि अदालत से कुछ दिन के लिए अपने घर भी छूट मिल जाती थी उनको जाने की। अब वो पैरोल भी नहीं मिलेगी। अब इसमें बात करते हैं क्या हर व्यक्ति को हथकड़ी लगेगी, क्योंकि आप लोग जब जाते हैं अदालत में तो देखते हैं हथकड़ी लगे हुए अपराधियों को। तो रेप हत्या आरोपियों को हथकड़ी लगाने का अब अधिकार है। पुलिस को गिरफ्तारी से लेकर के अदालत में पेशी तक हथकड़ी का प्रयोग वो कर सकती है। आर्थिक अपराधी लेकिन इससे बचे रहेंगे, यानी कि कोई धन के मामले में अगर कोई अपराधी है तो उसको हथकड़ी नहीं लगेगी, बाकी को हथकड़ी लगेगी। 0 FIR अब की बार कही गई है, यानी कि अब की बार तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कानून में। तो आप पीड़ित अब किसी भी पुलिस थाने में जाकर 0 FIR दर्ज करा सकता है। अब शिकायत को 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने में स्थानांतरित करना होगा। 0 FIR का मतलब यह है कि आपकी घटना अगर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ है और आप रहते किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हैं, तो आप जिस थाना क्षेत्र में रहते हैं उस थाना क्षेत्र में दूसरे थाना क्षेत्र में घटित आपकी घटना शिकायत वहाँ FIR दर्ज करा सकते हैं और वो 24 घंटे में संबंधित थाने को वो स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो FIR की कॉपी जो है हर आदमी अपने केस में लेना चाहता है। आप जानना चाहेंगे ये कब मिलेगी? तो नए कानून के तहत आरोपी और पीड़ित को FIR है, उसकी रिपोर्ट है, चार्जशीट है, बयान है, अपराध स्वीकार करने से संबंधित अन्य दस्तावेज जो हैं, इसकी एक अवधि निर्धारित कर दी गई है। वो 14 दिन के भीतर आपको अपने FIR की कॉपी भी मिलेगी। अब E-FIR का प्रावधान है, यानी कि एक महिला E-FIR दर्ज करा सकती है। इसका तुरंत संज्ञान भी लिया जाएगा और 2 दिन के भीतर जवाब देने की भी व्यवस्था करी गई है। अब जो एविडेंस एक्ट है, यानी कि साक्ष्य अधिनियम में जो परिवर्तन हुए हैं नए कानून के तहत, अब सम्मन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। इसके मामले से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ केस की जानकारी मिल सकेगी, यानी कि अगर आपके मोबाइल से भी अब आपको सम्मन भेजा जा सकता है, आपको ईमेल द्वारा भी सम्मन भेजा जा सकता है और वो वैध माना जाएगा। तो हिरासत जो लोगों की होती है, यानी कि पुलिस में पकड़ के जब ले जाए जाते हैं तो उसकी अवधि की सीमा जो है वो 15 दिन है या बढ़ी है,
आप ये भी जानना चाहेंगे। तो ये BNSS जो नया कानून बना है, इसके तहत जो पुलिस में हिरासत की अवधि जो है 15 दिन से लेकर 60 या 90 दिन तक हो सकती है। और हिरासत से व्यक्ति कितने समय में रिहा हो सकता है, इस बात की जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिरासत में पुलिस किसी भी व्यक्ति से अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पुलिस को पेश करना होगा अपराधी को, और छोटे मामलों में 24 घंटे के भीतर रिहाई भी अब संभव है। यानी कि नए कानून में पुलिस के लिए प्रावधान है कि वो पुलिस सूचित करे उस व्यक्ति को, उसके रिश्तेदारों को सूचित करे जिसको गिरफ्तार किया है, और थाने में एक पुलिस अधिकारी इस काम के लिए नामित भी होगा। व्यक्ति गिरफ्तारी की सूचना सबसे पहले उसे देना होगा, परिवारजनों को भी उसकी सूचना पहुंचा सकता है कि वो फलां थाने में गिरफ्तार है। तो ये नए कानून आज से लागू हो गए हैं। नया कानून नए देश में एक नई चर्चा को उसने जन्म दिया है, जहां एक और लोग आशा कर रहे हैं कि नए कानून कुछ दिनों के बाद यहाँ लोग इससे काफ़ी वाकिफ हो जाएंगे और अपना काम करने लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सबसे ज़्यादा वकील समुदाय नए कानूनों से लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है, और उनका कहना है ये नए कानून पुराने कानूनों की जगह जो बन रहे हैं, इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगा, और जिससे कि सिर्फ वकीलों को ही नहीं बल्कि न्यायालयों को और वादकारियों को भी इससे दिक्कतों का सामना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पर्यावरण को लेकर के एक विशेष देश के प्रति एक बात कही है, और उन्होंने कहा है कि देश की जो कमान उन्होंने संभाली है, और उन्होंने कल अपने मन की बात जो उनका रेडियो का कार्यक्रम आता है उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में अब लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। और विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी एक माँ के नाम पेड़ का अभियान शुरू करना चाहिए, और अगर वो माँ के साथ अपना पेड़ लगाए बहुत अच्छा है, अगर माँ नहीं है तो माँ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए। तो आइए, रेडियो जागो 90.4 FM भी लगातार यह अपील करता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति हम सब एक कदम आगे आए। तो बात करते हैं जहां बारिश की। एक तरफ जहां मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की बात कही जा रही है, और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों में पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। जहां एक और किसानों का काम शुरू हो जाएगा, खरीफ की तैयारी, फसल को लेकर के किसान तैयारी में लग गए हैं, और अब धान की पौध की रोपाई खेतों में होने लग गई है। वहीं हरदोई जिले में जगह जगह अब सड़कों पर गड्ढे बड़े होते दिखलाई पड़ने लग गए। तो जिले में लगभग 200 सड़कें ऐसी हैं जो इस समय गड्ढा युक्त हैं, और बारिश के मौसम आते ही ये गड्ढे तेजी से इनकी डामर उखड़ जाएगी और लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। पानी में गड्ढों का पता नहीं रहता है, तो चाहे आप साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, कार से हो या किसी अन्य वाहन से हो, जैसे ही वो गड्ढे में आपका वाहन पहुंचता है वैसे ही आपके ऊपर एक बड़ी आपत्ति आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, आपका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। अब बात करते हैं जिम्मेदार कितना इसके प्रति सजग हैं। तो लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता SK मिश्रा का कहना है कि शासन से वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति और बजट मिलने के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। तो अब जो सरकारी अधिकारी हैं वो अब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को डाल रहा है। हरदोई शहर में चाहे नगेटा रोड की बात करी जाए, वहाँ पे भी गड्ढे हैं, या अन्य सड़कों की बात करी जाए, वहाँ पे भी बहुत गड्ढे हैं। रेलवेगंज में, मुख्य रेलवेगंज में जो रेलवेगंज चौकी का चौराहा है उस पर ही बहुत बड़ा गड्ढा और बहुत सालों से बना हुआ है। जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसा ही आज कई वर्षों से न दिया हो, पैसे की कोई सरकार के पास कमी नहीं है, लेकिन जो कार्यालय, जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनकी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये गड्ढे आज भी जनता को मुसीबत दे रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं हरदोई में मरीजों की। तो CSC और PSC पर जन आरोग्य मेले जो हैं लग रहे हैं, और इसमें लोगों को निःशुल्क परामर्श भी दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, आज डॉक्टर्स डे है, और डॉक्टर्स डे पर हम सभी उन डॉक्टरों के कार्य के प्रति, उनके समर्पण के प्रति रेडियो जागो 90.4 FM आपको इस दिन की शुभकामनाएं देता है। आप अपने मरीजों के प्रति जिम्मेदारी से
एक अपने समर्पण के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाते रहें और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो आइए हम सुनते हैं उन डॉक्टर्स से आज डॉक्टर्स डे पर, जिनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं और जिनका जनता के प्रति काफ़ी जिम्मेदारी से अपना कार्य भी संपादित करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर सीपी कटियार को। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी कटियार सभी चिकित्सक बंधुओं को इस चिकित्सक दिवस पर बधाई देता हूं। हम चिकित्सकों की प्राथमिकता तो सिर्फ मरीज ही होता है। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मुझे एवं समस्त चिकित्सक बंधुओं को मरीज एवं मानवता की सेवा करने का साहस, सामर्थ्य, समर्पण एवं प्रेरणा दें। हम लोग इसी तरह से सभी मरीजों की और समाज की सेवा करते रहें। चिकित्सक समाज की सेवा में अग्रणी रहकर समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र बने, ऐसी हमारी कामना है। एक बार पुनः चिकित्सक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सीपी कटियार, जो बालाजी हॉस्पिटल के मुख्य संचालक हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर अजय अस्थाना से। मैं डॉक्टर अजय अस्थाना, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरदोई। डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टरों से अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग मरीजों के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाएं और मरीजों और समाज से भी आशा करते हैं कि वो डॉक्टरों को उचित सम्मान और सौहार्द देकर उनके कार्य करने की पद्धति में सहयोग करें। बात करते हैं डॉक्टर अंजू गुप्ता जी। डॉक्टर अंजू गुप्ता अपने सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चिकित्सक का रोल जिंदगी में कितना अहम है, ये आम जनता को उस समय ज्ञात हुआ जबकि कोरोना के समय में अपने सगे संबंधी भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते थे। उस समय चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों का इलाज किया। हम सभी डॉक्टर्स की हरदोई की जनता से अपील है, बाहर की चीज खाने से परहेज करें, कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंकें, बच्चों को साबुन से हाथ धोने की आदत डलवाएं और एक दिन ही सही डॉक्टर्स डे पर अपने फैमिली डॉक्टर का दिल से धन्यवाद करें कि विषम परिस्थितियों से, कष्ट से आपको निजात दिलाने वाले आपके अपने ये डॉक्टर्स ही हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर सोहिनी दीक्षित क्या बता रही हैं? जी, मैं डॉक्टर सोहिनी दीक्षित और आज डॉक्टर्स डे है, तो मैं सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम सब डॉक्टर्स पूरी अपनी शक्ति, पूरी क्षमता से अपने पेशेंट्स के लिए तत्पर रहते हैं और मुझे बाकी पेशेंट्स से इतना कहना है कि किसी को भी कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो जल्द से जल्द अपना उपचार कराए और हम सभी लोग उसको आगे से आगे जितने भी हो सकता है टाइम पे करने के लिए आगे रहते हैं। और इतना है कि जो भी दिक्कतें होती हैं या हमारा जो कार्य है, हम लोग दिन और रात नहीं देखते हैं। जब भी कोई समस्या होती है उसके लिए सुबह, दोपहर, रात कभी भी है, अगर पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा है तो रात में भी, आधी रात में भी उठ के हम लोग उसके लिए आगे आते हैं। तो आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स के समर्पण, उनके उत्तरदायित्वपूर्ण अपने कार्य को संपादित करने की आशा के साथ हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से अभय शंकर गौड़ द्वारा आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।